Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल अचीवर्स पे स्वागत है। और हम देखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल अचीवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अब हम आते हैं हमारे आज के पॉइंट पे, 1857 का विद्रोह। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या पॉइंट है। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है भूमिका। इसके बाद देखेंगे कि विद्रोह के प्रमुख कारण। विद्रोह के प्रमुख कारण में कौन कौन सा कारण था? राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण। तो आज हम ये सारे कारणों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट है विद्रोह का प्रारंभ, कि हमने हमारे 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कैसे प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, ये पढ़ेंगे। और हमारा अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और उन नेतृत्वकर्ता और उन विद्रोहों को दबाने वाले ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विद्रोह के असफलता का कारण। इसमें हम पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह पूर्ण रूप से सफल क्यों नहीं हो पाया। और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विद्रोह का परिणाम। उसके बाद हमारा पॉइंट है 1857 के विद्रोह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया था, तो हम उनमें से कुछ प्रमुख इतिहासकारों के मत को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह में से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। 1857 के विद्रोह से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें हम प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे और उनके लेखक को। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में आए किस उद्देश्य से थे। तो उनका भारत आने का पहला उद्देश्य था यहाँ पे व्यापार करना। और उन्होंने जब भारत में व्यापार करना शुरू किया तो उन्हें यहाँ से बहुत लाभ प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे वो यहाँ पे अपना पकड़ बनाने का मन बना लिए, कि धीरे धीरे वो भारत पे अपना पकड़ बनाने लगे, अपना दबाव डालने लगे, जिसमें वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना दबाव डालने लगे, जिससे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ भारत से, और वो सबसे पहले अपने उपनिवेश की प्रारंभ की। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना उपनिवेश का प्रारंभ किया भारत में, और यहाँ से अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाने की कोशिश की, जिसके कारण भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण होने से कच्चे माल की मांग बढ़ी। और जब कच्चे माल की मांग बढ़ी तो कच्चे माल को बढ़ावा देने के लिए भारत के किसानों से जबरन नील, अफीम, जूट, चाय, कपास की खेती करने के लिए मजबूर किया गया किसानों को। और जब किसानों को इसके लिए मजबूर किया गया तो किसानों को मजबूरी में यही खेती करनी पड़ती थी, और जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया और खाद्यान्न में कमी आई, क्योंकि खाद्यान्न फसलें तो उपजाई नहीं जा रही थी, सिर्फ कच्चे माल में जैसे अफीम,
जूट, चाय, नील, कपास, इन्हीं सब की खेती की जा रही थी। तो खाद्यान्न फसलों में कमी आई, जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब खाद्यान्न फसलें में कमी आई। जब खाद्यान्न फसलें में कमी आएगी तो क्या होगा, अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ने लगा। किसानों में धीरे धीरे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ने लगा, जो आगे चल के 1857 के एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। क्या हुआ, जब खाद्यान्न फसलों में कमी आई और उनसे जबरन खेती करवाई जाने लगी तो क्या हुआ, अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो अकाल की स्थिति उत्पन्न होने से किसानों में जन आक्रोश बढ़ा और जो आगे चल के 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। अब हम अपने अगले पॉइंट को देखेंगे, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, कि 1857 का विद्रोह किन किन कारणों से हुआ, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण कारण है। जिसमें सबसे पहला कारण है हमारा राजनीतिक कारण। तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारणों में सबसे पहले हम देखेंगे डलहौजी के विलय की नीति, जिसे क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने एक नीति लाई। कौन सी नीति, विलय की नीति। और फिर उसके बाद वेलेजली की सहायक संधि आई, और ये दोनों जो है, विलय की नीति और वेलेजली की सहायक संधि, ये दोनों से क्या किया, अंग्रेज भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने लगे, उनको हड़प के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने लगे। और ये डलहौजी के विलय की नीति के द्वारा सबसे पहले अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद वेलेजली की सहायक संधि आई, तो वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को हड़प लिया गया और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम देखेंगे कि जब भारतीय राज्यों का विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, भारतीय अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना प्रारंभ किया गया, तो अब क्या हुआ, राजाओं का राज्य उनसे छीन लिया गया, तो उनकी उपाधियां भी छीन ली गई। और मुग़ल शहजादा जो थे उनको महल छोड़ने के लिए कहा गया, जिससे भारतीय जनता पे बहुत प्रभाव पड़ा। क्योंकि भारतीय जनता अपने इसी राजाओं को अपनी सभ्यता, धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में देखते थे। भारतीय जनता जो थे अपने इन्हीं राजाओं को सभ्यता, धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में देखते थे। जब भारतीय राजाओं की उपाधि छीन ली गई और उनसे उनका राज्य छीन लिया गया, तो भारतीय जनता को लगा कि अब उनके सभ्यता, धर्म और संस्कृति पर खतरा आ गया है, जिससे आम जनता में भी जन आक्रोश बढ़ा। अब हम देखेंगे प्रशासनिक कारण को। प्रशासनिक कारण में हम देखेंगे कि अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ बहुत भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। भारतीयों को कोई भी प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पे नियुक्त नहीं करते थे। अंग्रेज जो है भारतीयों को उच्च सेवाओं के लिए अयोग्य मानते थे। उनका मानना था कि भारतीय उच्च सेवा के लिए अयोग्य है, वह योग्य नहीं है, वह शासन करने के लायक नहीं है। इसलिए जो है भारतीय जनता भी क्षुब्ध होने लगे धीरे धीरे, और उनमें आक्रोश पैदा होने लगा। अब हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। और सामाजिक कारण में देखें तो जब 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। जब सती प्रथा का अंत किया गया तो रूढ़िवादी भारतीय जो थे वह असंतुष्ट होने लगे। कौन, रूढ़िवादी भारतीय इससे क्या होने लगे, असंतुष्ट होने लगे। और फिर उसके बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसे विधवा पुनर्विवाह कानून भी कहते हैं। यह किसके सहयोग से हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से।
तो ये 1829 का सती प्रथा का अंत और 1856 के विडो रीमैरिज एक्ट यह सामाजिक और धार्मिक कारण बन गए परंपरावादी भारतीयों को असंतुष्ट करने के लिए, जिससे परंपरावादी भारतीय असंतुष्ट हुए और इससे पहले आए धार्मिक अयोग्यता कानून। इससे पहले कौन सा कानून आया था? धार्मिक अयोग्यता कानून। यह भी भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया, जिनसे भी भारतीयों में विद्रोह की भावना बढ़ी। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखें तो ब्रिटिश भूराजस्व जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था ने किसानों का खूब शोषण किया। अब हम स्थायी बंदोबस्त को समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदारों को बनाया गया और जमींदार मनमाने ढंग से किसानों से कर की वसूली करते थे और उनका खूब शोषण किया। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इनमें भूमि का स्वामी किसानों को ही बनाया गया, लेकिन इनसे भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। इन तीनों व्यवस्थाओं में किसानों का जमकर शोषण हुआ। अब हम आगे देखें तो कंपनी की नीति। कंपनी ने नई नई नीतियां लाई, जिनसे पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया गया और उद्योगों का मशीनीकरण किया गया, जिससे दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई। जिससे जब उद्योगों का मशीनीकरण हुआ तो छोटे छोटे उद्योग, दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में जो वर्ग संलग्न थे, जो उसमें काम करते थे, उनकी स्थिति दयनीय हो गई और किसानों की स्थिति तो दयनीय थी ही। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण में देखें तो दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने ब्राउन बेस राइफल, पहले कौन सी राइफल थी? पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया गया। पहले ब्राउन बेस राइफल का यूज किया जाता था, फिर उसके बाद ना ब्रिटिश सरकार न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। तो न्यू एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वह गाय और सूगर की चर्बी के बने होते थे। क्या? न्यू एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे वह गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था उसमें, और उस कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को यह मंजूर नहीं था। हिंदू और मुस्लिम सैनिक यह चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगने लगा कि इनसे उनके धर्म पे प्रभाव पड़ेगा, इनसे उनका धर्म नष्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। अब हम देखेंगे कि इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। इस विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इस विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर सैन्य छावनी से मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने की थी। सर्वप्रथम इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 1857 के 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैन्य छावनी से मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने की थी। किसने की थी? मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने की थी। और उसने क्या किया कि वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, क्या किया उन्होंने? वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। अब उसके बाद उन्हें जो है इस हत्या के जुल्म में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस हत्या के जुर्म में उन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब ये तो शुरुआत थी। अब इसकी फिर उसके बाद कुछ टाइम तक नॉर्मल हो गया। फिर इसका विधिवत शुरुआत कहाँ से हुआ? मतलब जब वहाँ से शुरू हुआ तो कंटिन्यू जो है विद्रोह हर एक जगह होना शुरू हो गया।
मतलब भारत के अन्य जगहों में फैलने लगा। तो इसकी विधिवत शुरुआत जो है 10 मई 1857 के मेरठ के सैनिक छावनी से हुई। 10 मई 1857 के मेरठ के सैनिक छावनी से हुई, जब वहाँ की सैन्य टुकड़ी ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। तो वहाँ की सैन्य टुकड़ी ने भी उस चर्बीदार कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो विद्रोह की शुरुआत वहाँ से मेरठ से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे कानपुर, दिल्ली, बरेली, झांसी, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे कानपुर, दिल्ली, बरेली, झांसी और अवध तक फैल गया। अब हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, विद्रोह का विस्तार, नेतृत्व और ब्रिटिश दमनकर्ता, कि विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ और वहाँ पे किस नेता ने कौन उसका नेतृत्व किया और वहाँ पे कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जो उस विद्रोह का दमन किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगर देखें तो पूरे भारत में अगर पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था तो बोलेंगे बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेतृत्व करता थे, असली जो नेतृत्व करता थे वो थे बख्त खां। और दिल्ली के विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? निकलसन एवं हडसन ने। अब हम आते हैं कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और उनका सहयोग कौन कर रहा था? तात्या टोपे। नाना साहब ने क्यों विद्रोह किया था? तो ये नाना साहब जो थे ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे और मराठा पेशवा को जो पेंशन मिलती थी उनसे नाना साहब को वंचित कर दिया गया था, जिस वजह से इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया। और वहाँ का दमनकर्ता जो ब्रिटिश अधिकारी जिसने दमन किया था वो थे कैंपवेल। और अब लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? हेनरी लॉरेंस एवं कैंपवेल। कौन थे? हेनरी लॉरेंस एवं कैंपवेल। अब मैं आपको बता दूं कि विद्रोह के मतलब जब इन्होंने विद्रोह किया था तो विद्रोह के बाद ये नाना साहब और बेगम हजरत महल ने नेपाल में भाग के शरण ले ली थी। अब हम आते हैं झांसी का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और वहाँ के दमनकर्ता कौन थे? ब्रिटिश दमनकर्ता ह्यूरोज थे और ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा भी था कि वह एक खतरनाक विद्रोही थी। क्या कहा था? कि रानी लक्ष्मीबाई एक खतरनाक विद्रोही थी। यह किसने कहा था? ह्यूरोज ने। अब हम इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया था और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता थे कर्नल नील। अब हम आते हैं जगदीशपुर यानी बिहार में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? कुंवर सिंह। ये दो भाई थे कुंवर सिंह और अमर सिंह जिन्होंने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे जिन्होंने जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किया था? वो थे टेलर एवं आयर। अब हम आते हैं बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? हडसन।
अब हम आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला। और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। और लास्ट हमारा है फतेहपुर। फतेहपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला खान ने। और वहाँ के ब्रिटिश दमनकर्ता थे जनरल रेनल्ड। और यहाँ पे एक और बात आती है कि अजीमुल्ला खान ने 1857 के क्रांति के समय झंडा गीत लिखा था। 1857 के क्रांति के समय झंडा गीत किसने लिखा था? अजीमुल्ला खान ने। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। क्या है हमारा अगला पॉइंट? विद्रोह की असफलता का कारण। तो हम इसमें देखेंगे कि 1857 की विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उसमें कुछ ही वर्गों का साथ मिल पाया था, कुछ महत्वपूर्ण वर्गों का साथ नहीं मिला था, जिसमें थे जमींदारों और शिक्षित लोगों। बहुत कम ही इस वर्ग के लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह में अपना साथ दिया था। और हम देखें तो सैनिकों ने भी संपूर्णता से विद्रोह नहीं किया था। सैनिक भी जो थे वो भी पूरी तरह से सभी जगह के सैनिक विद्रोह नहीं किए थे, बस कुछ ही। जैसे देखें हम तो बंगाल के सैनिक जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, तो मद्रास और पंजाब के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। अब अगला देखें पॉइंट, तो अंग्रेज़ों के अनुसार क्या था कि विद्रोहियों की हार का क्या सबसे बड़ा कारण था? कि अंग्रेज़ों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का होना था। अंग्रेज़ों का कहना था कि कोई ऐसा नेता नहीं था कि जो पूरे विद्रोह की बागडोर को संभाले और अच्छा नेतृत्व करे। और इस पे जॉन लॉरेंस कहते हैं कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अब हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, विद्रोह का परिणाम। तो इसमें देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद जब उसका परिणाम आया तो उसमें 1858 में क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? पाल्मस्टन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन ने 1858 का एक्ट पारित किया। क्या किया? 1858 का एक्ट पारित किया। और इस एक्ट के द्वारा यह कहा गया कि पहले क्या था, प्रशासन किसके हाथों में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में प्रशासन था। तो 1858 के एक्ट के द्वारा प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ब्रिटिश संसद को दे दिया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन भारत पे शासन करेगी। उसके बाद दूसरा परिणाम देखें तो 1861 का एक्ट। क्या? 1861 का एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट में क्या था कि पहले भारतीयों को वायसराय की काउंसिल में सदस्य नहीं बनाया जाता था, लेकिन 1861 का एक्ट पारित होने के बाद तीन भारतीयों को वायसराय की काउंसिल का सदस्य बनाया गया। तो यह एक बड़ा परिणाम था कि अब भारतीयों को भी प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलने लगा। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब सैन्य सुधार में हम देखें तो सैन्य सुधार में यूरोपियों एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 किया गया। और यह जो है पील आयोग के सिफारिश पे किया गया। किसके सिफारिश पे किया गया? पील आयोग के सिफारिश पे यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 किया गया। और यह पील आयोग 1857 की क्रांति के समीक्षा के लिए बनाया गया था और उन्होंने ही सिफारिश की भारतीयों एवं यूरोपीय सैनिकों का रेशियो 1:2 निश्चित करने का। इससे पहले क्या था? 1:5 था, जिसमें मतलब 5 भारतीयों पे 1 ब्रिटिश। अब क्या किया गया? 2 भारतीयों पे 1 ब्रिटिश। अब हम आए आगे तो 1858 में जो है वो राज्यों की विलय की नीति जो
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी उसको भी खत्म कर दिया गया। यह सभी कार्य 1857 की क्रांति का ही मुख्य प्रभाव था। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट में। क्या है हमारा अगला पॉइंट? 1857 के विद्रोह में इतिहासकारों का मत। विभिन्न इतिहासकारों ने अपना मत दिया था 1857 के विद्रोह पर, जिसमें हम प्रमुख इतिहासकारों के मत को देखेंगे। तो यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। यह किसने कहा था? एली रीज ने क्या कहा था? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। अब आगे देखेंगे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। यह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। अब आगे देखेंगे। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। और यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। क्या कहा था? यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। अब आगे देखेंगे। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू. टेलर ने। क्या कहा था जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू. टेलर ने? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। 1857 का क्रांति एक ऐसा घटना है जिस पे बहुत ज़्यादा इतिहास लेखन हुआ है और इस पे बहुत सारे पुस्तकें भी लिखे गए हैं। तो हम उनमें से प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं और उनके लेखक कौन थे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आज़ादी के बाद जो है 1857 की क्रांति पे लिखने के लिए सरकारी इतिहासकार आरसी मजूमदार और एसएन सेन को रखा गया था, लेकिन इन दोनों में मतभेद हो जाने के कारण आरसी मजूमदार हट गए और एसएन सेन ने 1857 पे लेखन किया और वह सरकारी 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार बने एसएन सेन। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? 1857। अब देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह किसने लिखा था? वी.डी. सावरकर ने। यह किसने लिखा था? वी.डी. सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह किसने लिखा था? वी.डी. सावरकर ने। अब अगला है 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। यह किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट। यह किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। अगला है द सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। द सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। यह किसने लिखा था? आरसी मजूमदार ने। द सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। यह किसने लिखा था? आरसी मजूमदार ने। अब अगला देखते हैं। रिवेलियन 1857। रिवेलियन 1857। यह किसने लिखा था? पीसी जोशी ने। अब अगला है हमारा और लास्ट, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1857 यह एसएन सेन ने लिखा था। 1857 यह एसएन सेन ने लिखा था, जो कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे।
और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 1857 के क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कैनिंग। कौन थे गवर्नर जनरल? कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। और यह बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल अचीवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब